Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं discussion. On the very front page you can see a very groundbreaking discovery, that is Indian scientists develop novel gene therapy for hemophilia. In this article we will be discussing gene therapy क्या होती है, we will be discussing hemophilia क्या होता है and कैसे ये cause होता है और क्या इस gene therapy से हमें फायदा हुआ है. We will be discussing all this in today's discussion, right? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हीमोफीलिया आखिर है क्या. हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिट होता है पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से. तो जब ये जेनेटिक डिसऑर्डर किसी भी ह्यूमन में आता है उसकी वजह से जो ब्लड क्लोटिंग टेंडेंसी है ह्यूमन बॉडी की वो डिक्रीज हो जाती है, राइट? आपने देखा होगा जब भी अगर कहीं से भी खून निकलता है या ब्लड वेसल्स में से भी कभी बार होता है कि अंदर ही अंदर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बॉडी की कि उसको क्लॉट कर देंगे, उस जो ब्लड ब्लीडिंग हो रही है उसको खत्म कर देते हैं, उसके ऊपर क्लॉट जमा देते हैं, ठीक है? ये है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. लेकिन जब यहाँ पर अगर हीमोफिलिक कोई भी अगर इंसान है उसका अगर ब्लड स्पिल होता है या ब्लीडिंग होती है तो उसको बंद होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. वो ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है. तो हर 2 हफ्ते में या हर 3 हफ्ते में रेगुलर ट्रीटमेंट्स, रेगुलर थेरेपीज यहाँ पर लेनी पड़ती हैं जो भी पेशेंट्स होते हैं. और उसके वजह से जो उनकी पॉकेट है उसके ऊपर एक हैवी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है. अगर हम उनके एक लाइफ टाइम का जो एवरेज देखें, इट कैन कॉस्ट अप टू करोड्स ऑफ रुपीस अगर वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन से क्योर या ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं. तो राइट, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. जनरली ये कौन सी जीन्स में पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन दी एक्स क्रोमोसोम्स. जो जीन्स हैं उसमें आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम में ये फैक्टर पाया जाता है, राइट? एंड देन नाउ वी विल सी कि जो ये आपकी जीन थेरेपी यहाँ पर डिस्कवर की गई है, क्या इससे पहले भी कोई जीन थेरेपी है या कोई ट्रीटमेंट था? यस, डेफिनेटली ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन वो ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हर 15 दिन में या हर महीने उनको फ्रीक्वेंटली लेने पड़ते हैं. अगर वो ट्रीटमेंट मिस होता है देन देयर इज़ अ हाई चांस कि दे कैन बी फेटल फॉर दी पेशेंट, राइट? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हीमोफीलिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हीमोफीलिया ए के मिलते हैं, ना कि हीमोफीलिया बी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी. हीमोफीलिया ए की अगर हम बात करें देन इट इज फाउंड इन द क्रोमोसोम ए, क्रोमोसोम एक्स. जब यहाँ पर क्रोमोसोम एक्स की मतलब क्या है कि ऐसा कोई जीन में मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो सेल्स हैं फैक्टर 8 को कोई भी अगर आपका जो जीन है वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन फॉर्मेशन में. तो यहाँ पर जो भी आपके सेल्स हैं वो जीन्स म्यूटेट हो चुके हैं और वो जीन डायरेक्ट नहीं कर पाते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर 8. और ये फैक्टर 8 ही है जो हेल्प करता है इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड. जब अगर फैक्टर 8 ही नहीं होगा ब्लड में तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी. तो इसी वजह से इसको जेनेटिक डिसऑर्डर हम बोलते हैं कि जीन्स म्यूटेट हो चुके हैं. जीन्स अब ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं कि आपको फैक्टर 8 को प्रोड्यूस करना है, ऐसे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना है जो फैक्टर 8 के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हेल्प करें, राइट? एंड हीमोफीलिया अगर हम बी की बात करें तो उसमें फैक्टर 9 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब हम इस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा. ओके जी, अगर हम यहाँ पर इस आर्टिकल में देखें, you can see here that scientists in India have reported success with using gene therapy to treat severe hemophilia A, a rare hereditary condition. genetic disorder है, rare hereditary condition है, राइट? तो यहाँ पर हालांकि सिर्फ 5 ही पेशेंट्स पर हमने ये आजमा के देखा है, लेकिन जो उनका ट्रीटमेंट था, फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट, उससे उन्होंने निजात पाई है एंड दे हैव स्टॉप्ड ब्लीडिंग. उनको लगभग 14 मंथ्स तक कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किया गया है, दैट इज दी जीन थेरेपी. अगर हम जीन थेरेपी की बात करें तो इसमें क्या है? जीन थेरेपी में जीन थेरेपी बात करती है कि ऐसे जीन्स को, जीन थेरेपी में 2-3 तरीके हो सकते हैं. या तो जो डिजीज कॉजिंग जीन है उसको हेल्दी जीन की कॉपी से रिप्लेस कर दे,
दूसरा तरीका है कि जो जीन जो कॉजिंग डिजीज कॉजिंग जीन है उसको हम इनएक्टिवेट कर दें, या फिर एक हम ऐसा जीन उसके अंदर एडिशनली डाल दें बॉडी के अंदर जिसकी वजह से जो डिजीज है उसको ट्रीट किया जा सके, राइट। तो हमने यहाँ पर जीन थेरेपी में मतलब क्या, एक एक्सटर्नल जीन इसमें हमने मॉडिफाई करके इंजेक्ट किया है जिसकी वजह से जो आपकी डिजीज है उसको हम क्योर कर पाए हैं, राइट। इससे पहले भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, इससे पहले भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो आपका हीमोफीलिया ए है इसमें जो क्लोटिंग फैक्टर है वो 1% से भी कम होता है, राइट। एंड जिससे मैनेज द कंडीशन विद रिपीटेड फैक्टर 8 रिप्लेसमेंट। तो ये फैक्टर 8 जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोटिंग में, उसको बार बार रिप्लेस करवाना पड़ता है, उसको बॉडी में ऐड करवाना पड़ता है, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। इसकी वजह से क्या है, ये बहुत ही हैवी कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हमें एक हीमोफीलिया एस्टिमेट की प्री पेशेंट कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग अ हीमोफीलिया पेशेंट इन इंडिया टू बी somewhere around 2.54 crores for a 10-year period. यू कैन सी कितना ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा किसी भी, अगर हम जो बीपीएल कैटेगरी की अगर बात करें या फिर हम किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो उनके लिए 2.54 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इलाज पे लगाना, और वो भी सिर्फ 10 साल के टाइम स्पैन में, इट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर एक रॉक्टेवियन जीन थेरेपी ऑलरेडी यूएसए की तरफ से बनाई गई थी, लेकिन उसमें भी क्या है, ये बहुत लॉन्गर टर्म के लिए नहीं होता है। इसने भी जो ब्लीडिंग एपिसोड्स हैं उनको डिक्रीज किया था, राइट। दे डिक्रीज इट टू 2.6 ब्लीड्स पर ईयर, कि लगभग ऑन एन एवरेज 2 से 3 के बीच में ब्लीडिंग एपिसोड्स होते हैं हर साल में, जो पहले 5.4 ब्लीड्स होते थे हर साल में। तो उसने डिक्रीज तो किया है, लेकिन इसमें दिक्कत की बात पता क्या थी, इसमें दिक्कत की बात थी कि एडिनो वायरस को यूज किया जाता था उस जीन को बॉडी में कैरी करने के लिए, राइट। एक वायरस को यहाँ पर सोर्स बनाया गया था उसको कैरी करने के लिए। कैरी जब वो कर रहा था उसको, तो अंदर वहां पर आपका ये एडिनो वायरस भी एंटर कर रहा है। यहाँ पर जो नई अप्रोच आई है, इंडियन साइंटिस्ट ने जो जीन थेरेपी यहाँ पर इजाद करी है, इन्वेंट करी है, उसमें हम कोई भी ऐसा वेक्टर यूज नहीं कर रहे, कोई भी हम एडिनो वायरस यूज नहीं कर रहे। इससे फायदा पता है क्या होगा, इससे फायदा होगा कि जो बच्चे हैं वो भी इस जीन थेरेपी का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो एडेनोवायरस की कमी की वजह से, जो एडेनोवायरस हम यूज़ नहीं कर रहे, इसकी वजह से क्या होगा, जो जीन थेरेपी है वो चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर यूज़ हो सकती है। सो दैट वाज ऑल इन दिस डिस्कशन। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Okay. One more important article we can see here, that is manual, that is related to the manual scavenging, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है, जब भी कोई ह्यूमन बीइंग को फोर्स या विलफुली भी अगर कोई ह्यूमन बीइंग है वो ड्राई टॉयलेट्स को क्लीन करता है या फिर सेप्टिक टैंक्स में जाके उसको क्लीन करता है, देन दैट थिंग लीड्स टू दी इमरजेंस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। जो भी ड्राई टॉयलेट्स को या सेप्टिक टैंक्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में आके ह्यूमन फिल्ड या फिर सीवर जो वाटर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उन लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर्स बोला जाता है। और इंडिया में ऐसा कानून बनाया गया है कि इनको इस जो एम्प्लॉयमेंट है ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर, इसको कंप्लीटली इरेडिकेट करना है, इसको कंप्लीटली प्रोहिबिट करना है। और जो भी इस प्रोफेशन में थे उनको हमें हेल्प करना है टू रिहैबिलिटेट, उनको हमें ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रदान करना है बाय द स्टेट एंड स्टेट, आई मीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही, राइट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के बाद यहाँ पर एक एक्ट भी बनाई गई थी। ऑलरेडी 1993 से ये एक्ट लागू थी, बट स्टिल देयर वाज सीन दैट 1993 में एक्ट आई थी प्रोहिबिशन ऑन दी मैनुअल स्कैवेंजर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। लेकिन उसके बाद एक राइज ही हमें देखने को मिला था, कोई उसमें कटौती नहीं देखने को मिली थी इन दी नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। लेकिन अब हम यहाँ की अगर बात करें तो
2013 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि एक ऐसी एक्ट बनाई जाए, एंड अगेन वी हैव फॉर्मुलेटेड वन मोर एक्ट, यू कैन सी हियर, that is prohibition of employment as manual scavenger and their rehabilitation act 2013, राइट तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंड द जजमेंट ऑफ अक्टूबर 2023 की जजमेंट को भी यहां पर ये बोला है कि जो हमने डायरेक्शन दी थी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि कंप्लीट इरेडिकेशन होना चाहिए मैनुअल स्कैवेंजर, वो अभी तक यहां पर पूरे देश में एक भी म्युनिसिपैलिटी ऐसी नहीं है जिसने इसको कंप्लीटली इरेडिकेट किया है। तो यहां पर हम किसी भी हद तक जाएंगे, इस जो हमारी सामाजिक ये कुरीति है, जो हमारी जो सोशल ये आपका ड्रॉबैक है इंडिया का, इसको हटाने के लिए, बिकॉज मेजरली जो ये मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं दे बिलोंग जनरली टू दी बैकवर्ड क्लासेस, एंड दैट इज वाई जो ये कास्ट प्रॉब्लम है और मैनुअल स्कैवेंजर की प्रॉब्लम है ये साथ में ही एक दूसरे को पंप देता है। तो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी मच कीन ऑन इरेडिकेटिंग दिस सोशल प्रॉब्लम फ्रॉम इंडिया, राइट। इसमें एक और बात यहां पर बोली गई है अबाउट दी नमस्ते स्कीम, दैट इज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते स्कीम अगर आपसे पूछा जाए, अगर कभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करें या फिर शेड्यूल्ड कास्ट की भी बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, तो उसमें मैनुअल स्कैवेंजर की प्रॉब्लम का एक एग्जांपल आप अपने आंसर में लिख सकते हो। या फिर आपसे पूछा जा सकता है नमस्ते स्कीम के बारे में, तो नमस्ते स्कीम के बारे में अगर हम ओवरऑल देखना चाहें तो नमस्ते स्कीम है क्या। नमस्ते स्कीम आपकी 2022 में लागू करी गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये दोनों मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती हैं स्कीम को। नमस्ते स्कीम में मेजरली क्या है, जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनका एक नेशनल डाटाबेस बनाया जाएगा, फिर नेशनल डाटाबेस बना के उनको फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाएंगे, और वो आइडेंटिटी कार्ड्स की हेल्प से वो आईडीज, जो नमस्ते आईडीज हम जिनको बोलेंगे, उसकी हेल्प से उनको सब्सिडाइज्ड सैनिटेशन व्हीकल्स प्रदान किए जाएंगे। लगभग अगर आप बोल सकते हो कि 15 लाख का कोई व्हीकल है तो उनको 5 लाख की सब्सिडी दी जा सकती है, राइट। एंड उसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो भी सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया जाता है, राइट। आई मीन 5 लाख, अगर 15 लाख का अगर आपका जो सैनिटेशन व्हीकल है वो 5 लाख में भी मिल सकता है, इनको इतनी सब्सिडी दी जाएगी। साथ में जो प्रोटेक्शन गियर्स हैं, पीपीई किट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, ऑल्टरनेट लाइवलीहुड कैसे प्रोवाइड की जा रही है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सैनिटेशन व्हीकल्स, राइट। सैनिटेशन व्हीकल्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रदान करने के लिए स्कीम चलाई गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। अब इसका जो टाइम स्पैन था दैट वाज टिल 2026, 2022 से 2025 एंड 6 की जो ये टाइम स्पैन है यहाँ तक ये लागू करना था, एंड इसमें जो अल्टरनेट लाइवलीहुड है वो प्रोवाइड करनी थी। साथ में हम इसमें यहाँ पर ये भी देखने को हमें मिलता है दैट जो ये आपकी नमस्ते स्कीम है, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग द इंश्योरेंस अंडर द स्कीम। अब ये इंश्योरेंस मतलब क्या है, इंश्योरेंस जन आरोग्य PMJAY जन आरोग्य योजना में अगर आपके पास नमस्ते आईडी है, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो जन आरोग्य योजना के लिए, राइट। सो ऑल दिस वाज इंपॉर्टेंट, एंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दोबारा से ये बात बोली गई है कि आपको यहां पर ध्यान देना है इसमें दैट यू हैव टू कंप्लीटली इरेडिकेटेड, जो भी अगर एम्प्लॉयर पाया जाता है इसको एम्प्लॉय करता हुआ किसी मैनुअल स्कैवेंजर को, देन दैट थिंग हैज टू बी स्टॉप्ड एंड दैट पर्सन हैज टू बी जेल्ड। इंप्रिजनमेंट यहां पर 2 साल तक की भी दी जा सकती है, राइट। ओके, let's move to the next article. Yes, now we will be having 2 important articles for discussion here. Let's see. Now there is ILO report asks nations to uphold freedom of association at work. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसकी बात करें तो ट्रीटी ऑफ वर्साई ऑफ दी 1919 के टाइम पर इसको बनाया गया था, एंड इन 1919 की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज बीन दी फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO, राइट। और फाउंडिंग मेंबर होने की वजह से ही यहाँ पर इंडिया को बोला जाता है दैट इंडिया हैज बीन दी मेंबर ऑफ ILO सिंस 1919, एंड जो भी ILO के कन्वेंशंस हैं उनको रेटिफाई करता है इंडिया, राइट।
दो ILO की जो रिपोर्ट अभी आई है, दैट इज सोशल डायलॉग रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ILO की जो यहाँ पर आपको रिपोर्ट देखने को मिली है, ये अभी रिलीज हुई है। इसमें एक पैरामीटर दिया गया है कि जो PLSD है, राइट, PLSD दैट इज पीक लेवल सोशल डायलॉग, उसमें एक हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है, राइट जो सोशल डायलॉग्स है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट के बीच में, उसमें हमें एक डिक्रीमेंट देखने को मिला है बाय 7%, राइट यहाँ पर जो ILO है, ILO को हम ये बोल सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड इस ट्रीपार्टाइट एक एग्रीमेंट हम इसको बोल सकते हैं। ट्रीपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इसमें गवर्नमेंट्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ये सारे के सारे आपके जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क होते हैं, इसमें इक्वल फुटिंग पर होते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है गवर्नमेंट्स का, एम्प्लॉयर्स का एंड एम्प्लॉयज का, राइट तो जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, उसमें इनका इक्वल से रहता है, राइट और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल के अंदर ही, लेट्स सी दिस, हियर यू कैन सी, yes, freedom of association, fundamental principles and rights at work, especially freedom of association and effective recognition of the rights to collective bargaining। तो ये आपको अलग से ध्यान रखना है, collective bargaining, because collective bargaining अब की बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, collective bargaining and unionization। तो इसमें अगर हम देखें तो 1998 में ये अमेंड किया गया था, 1998 में ये लाए गए थे एंड 2002 में इसको अमेंड किया गया था इस एस्पेक्ट को, दीज प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो दीज प्रिंसिपल्स टॉक्स अबाउट दी सोशल डायलॉग। तो सोशल डायलॉग किन किन के बीच में होंगे? जो PLSD पीक लेवल सोशल डायलॉग है, दैट इज बिटवीन दी गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड बिजनेस मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके वजह से क्या हेल्प होती है कि आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, साथ में आप अपनी सोशल प्रोग्रेस को भी साथ लेके चल रहे हैं। जब आप अपनी सोशल प्रोग्रेस को साथ लेके चलते हैं, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांजिशन, टू हैव अ ट्रांजिशन टू द लो कार्बन इकोनॉमी एंड ऑल्सो टू द डिजिटल इकोनॉमी, राइट। तो इसमें अगर आप ये कह रहे हो कि हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हमें सोशल डेवलपमेंट करनी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो उसमें साथ साथ आपको सोशल प्रोग्रेस भी करनी पड़ेगी। आपको जो भी यूनियंस की मांग है उनको पूरा करना चाहिए, जो लेबर राइट्स हैं उनको इंश्योर करना चाहिए, बिकॉज जो ILO की रिपोर्ट है, सोशल डायलॉग रिपोर्ट, उसमें सोशल डायलॉग का एक डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है बाई 7%। की उसका रीजन दिए गए हैं कि जो आपकी फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज हैं और जो बार्गेनिंग राइट्स हैं एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयर्स की, वर्कर्स की, वो उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है बाय द गवर्नमेंट। तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। पीक लेवल जो सोशल डायलॉग है उसको इस्टेब्लिश करने की जरूरत है फॉर हैविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैंड इन हैंड विद द सोशल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ओके। तो आपको ध्यान क्या रखना है प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली जो सोशल डायलॉग रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हियर very important article, that is India accounts for half of the malaria cases in the Southeast Asia in 2023। अभी recently WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई है और इसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसमें जितने भी टोटल केसेस आए हैं, इंडिया अकाउंट्स फॉर एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल केसेस। तो दिस इज अ वेरी थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। इस आर्टिकल को समझने से पहले हम थोड़ा सा मलेरिया के बारे में समझ लेते हैं कि मलेरिया क्या है। ये एक आपकी वेक्टर बोर्न डिजीज है, राइट। वेक्टर क्या होगा इसमें? एनोफिलिस मॉस्किटो होगा, दैट इज अ फीमेल मॉस्किटो, और उसकी वजह से ये मलेरिया यहाँ पर लोगों को इंपैक्ट करता है। मलेरिया मतलब क्या? ये एक प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम। डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं वाइवैक्स है, मलेरिया है, एंड यू कैन से ओवेल है, राइट, फाल्सीपैरम है, डिफरेंट यहाँ पर नोलेजी है, डिफरेंट यहाँ पर आपके स्पीशीज होती हैं प्लाज्मोडियम के, जिसमें से फाल्सीपैरम जो प्लाज्मोडियम है वो फेटल भी हो सकता है इंसानों के लिए। तो जब कोई भी मॉस्किटो, दैट इज एनोफिलिस मॉस्किटो, किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को या किसी भी उसको इन्फेक्शन होता है फ्रॉम द प्लाज्मोडियम, राइट, तो वो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में सर्वाइव करता है प्लाज्मोडियम, एंड व्हेन दैट मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी ह्यूमन, दोज प्लाज्मोडियम्स गेट्स ट्रांसफर्ड टू द ह्यूमन बॉडी
वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाएंगे एंड डायरेक्टली दे विल रीच टू द लीवर सेल। अब लीवर सेल में रह के वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करेंगे एंड व्हेन दे आर रिप्रोड्यूसिंग आफ्टर दैट दे विल बी अटैकिंग दी आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को वो यहाँ पर अटैक करेंगे, रेड ब्लड सेल्स को, जिसकी वजह से उनका रप्चर होगा बाय प्रोडक्शन ऑफ अ कंपाउंड हेमोजोइन। हेमोजोइन बनता है जब मलेरिया, जब प्लाज्मोडियम बॉडी में एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के वाया मॉस्किटो बाइट, तो अब जब यहाँ पर लीवर सेल्स में रिप्रोडक्शन के बाद हीमोजोइन बनता है एंड जिसकी वजह से आरबीसीज का रप्चर होना शुरू होता है एंड हीमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल है हाई फीवर के लिए, चिल्स जो फील होते हैं ह्यूमंस को उसके लिए, ठीक है, राइट। देन अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट की, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, आपको ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन होगा कि मलेरिया को क्या हम रोक नहीं सकते? यस, मलेरिया इज बोथ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल, प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इसमें ड्रग्स यूज होते हैं दे आर क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन एंड आर्टेमिसिनिन थेरेपीज, ठीक है, एसीटी एंड आपके क्लोरोक्विन, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो यूज होते हैं, आर्टेमिसिनिन कॉन्जुगेटेड थेरेपीज, तो इनके हेल्प से क्या है, मलेरिया को हम सबड्यू कर सकते हैं, मलेरिया को हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर केसेस हैं इंडिया में वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऑल्दो WHO ने E2025 भी लॉन्च किया हुआ है फॉर एलिमिनेटिंग मलेरिया, मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए E2025 बाय WHO एंड इंडिया, मतलब क्या है, एलिमिनेटिंग द मलेरिया बाय 2025, दैट इज द ऑन द वर्ल्ड लेवल। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टारगेट है टू एलिमिनेट मलेरिया दैट इज बाय 2030, 2030 तक इंडिया का ये टारगेट है कि हम मलेरिया को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दें इंडिया से, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उनका कुछ और ही कहना है। रिपोर्ट्स का क्या कहना है, दैट अगर हम इंडिया और इंडोनेशिया को इकट्ठा मिला के देखें ना तो यहाँ पर लगभग आपको 88% ऑफ दी जो मलेरिया केसेस हैं इन दोनों देशों में ही मिल जाएंगे, राइट। प्रीवियस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में 66% ऑफ दी केसेस थे, हालांकि डिक्रीमेंट देखने को मिला है बट स्टिल हाफ ऑफ दी केसेस तो इंडिया के पास ही हैं। और अगर इंडिया और इंडोनेशिया को मिला दे तो 88% केसेस हैं जो यहाँ पर मलेरियल डेथ्स हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और इंडोनेशिया के पास हैं। सो दिस इज अ वेरी थ्रेटनिंग सिचुएशन। यहाँ पर और भी डाटा आपको दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ के देश ऐसे हैं जैसे कि बांग्लादेश है, इंडिया है, इंडोनेशिया है एंड नेपाल है, इनका जो डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है कि जो ये केसेस हैं इसमें डिक्रीज देखने को मिला है, इंक्रीज नहीं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें इंक्रीज देखने को मिला है, जस्ट लाइक डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कुछ देश ऐसे हैं जस्ट लाइक तिमोर लेस्ते एंड भूटान जिसमें हमें कोई भी केस, ना डिक्रीमेंट ना इंक्रीमेंट, को हमें 0 केसेस देखने को मिले हैं यहाँ पर। और ऐसा जो रिडक्शन है केसेस में वो 87% अचीव कर चुके हैं, बिकॉज जो केसेस हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो डिक्रीज किए हैं, लेकिन इंडिया में भी डिक्रीज किए हैं बट स्टिल half of the cases are now still present in India itself. So there is a very important aspect that has to be dealt with. मलेरिया को इंडिया से 2030 तक एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर और भी ज़्यादा क्योर लेना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन यहाँ पर कर सकते हैं हम, डिफरेंट थेरेपीज यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो WHO के जो ये यहाँ पर लेटेस्ट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है इसमें यही बोला गया है कि लगभग 6 लाख जो मलेरिया डेथ्स हैं वर्ल्ड वाइड वो हुई थी 2023 में, एंड इसको अभी ध्यान देने की जरूरत है। जो E2025 है, वी आर होपिंग कि E2025 जो एलिमिनेट द मलेरिया बाय 2025 दैट कैन बी अचीव्ड, right? So that's all for today's discussion. Thank you and have a nice day.